अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपका आज का टॉपिक है वर्टिब्रल कॉलम एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। वर्टिब्रल कॉलम में आपको पता है कि रीढ़ की हड्डी आ जाती है और अपेंडिकुलर स्केलेटन में आपके जो लिम्स के अंदर पाई जाने वाली बोन्स हैं वो आ जाती हैं। अब हम जानते हैं कि जो मैमल्स हैं उनकी वर्टिब्रल कॉलम जो है उसको तकरीबन 5 रीजन्स जो हैं उनमें डिवाइड किया गया है। और बर्ड्स और रेप्टाइल्स की तरह जो पहले दो वर्टिब्री सर्वाइकल रीजन में पाए जाते हैं यानी गर्दन में पाए जाते हैं, उनका नाम होता है एटलस एंड एक्सिस। एटलस एंड एक्सिस। अच्छा जी, 5 अदर सर्वाइकल वर्टिब्री यूजुअली फॉलो। जो जितनी भी लंबी किसी भी जानदार में गर्दन होती है उसमें जितने भी तरह के वर्टिब्री पाए जाते हैं उन सब को सर्वाइकल वर्टिब्री कहते हैं। उसके बाद सीने का हिस्सा शुरू होता है। सीने में जो वर्टिब्री पाए जाते हैं उनको थोरैसिक कहते हैं। फिर बारी आ जाती है पेट के रीजन की। थोरैसिक रीजन से नीचे की तरफ होता है, वहाँ जो वर्टिब्री पाए जाते हैं उनको लूम्बर कहते हैं। और फिर नीचे जाके टेल की तरफ के वर्टिब्री आते हैं जिन्हें हम कॉर्डल वर्टिब्री कहते हैं। अगर हम बात करें जिराफ की और व्हेल की तो दोनों में, हालांकि जिराफ की नेक बहुत लंबी होती है, 7 वर्टिब्री जो है वो पाए जाते हैं। और जाहिर बात है कि साइज़ का फ़र्क होगा और ये सारे आपस में बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने आर्टिकुलेशन की होती है कि जिराफ इतनी लंबी गर्दन वाला ऑर्गेनिज्म है, अपनी नेक को बड़े बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर लेता है। अच्छा जी, अगर हम बात करें ट्री स्लॉथ की तो इसमें 6 या 9 सर्वाइकल वर्टिब्री होते हैं। मैनाटी जो है इसमें 6 वर्टिब्री होते हैं सर्वाइकल। तो मुख्तलिफ जानदारों में मैमल्स में 6, 7, 5 के करीब ही आप तादाद देखोगे सर्वाइकल वर्टिब्री की। ट्रंक धड़ को कहते हैं, इसके 2 हिस्से हैं, थोरैसिक एंड लूम्बर, जैसे मैंने आपको अभी बताया। बर्ड्स में भी तकरीबन यही केस है और मैमल्स में भी तकरीबन यही केस है। ये अलग बात है कि मैमल्स में ज़ाहिरी बात है कि ब्रीदिंग का मैकेनिज्म जो है वो थोड़ा सा फ़र्क है कि डायाफ्राम पाया जाता है जो कि मस्कुलर शीट होती है, लंग्स के नीचे होता है। बर्ड्स में एयर सैक्स वगैरह पाई जाती हैं जो कि उसको थोरैसिक रीजन में एक्सपैंड की होती हैं। सो थोरैसिक रीजन जो है इसमें रिब्स, पसलियाँ पाई जाती हैं। इन पसलियों के ठीक पीछे हमारे जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारा हार्ट, लेफ़्ट साइड पर थोड़ा सा नीचे करके पाया जाता है। और आपको पता है कि सीने की जो सामने की चपटी हड्डी होती है इसे स्टर्नम कहते हैं और इसमें कॉस्टल जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू की एक और फॉर्म है, हार्ड फॉर्म है, लेकिन बोन के मुकाबले में ये थोड़ी सॉफ्टर होती है। तो ये मदद देती है बोन्स को फिक्स करने की। मिसाल के तौर पर अगर हम स्टर्नम की बात करें तो सीने के सामने की तरफ पाई जाने वाली ये छोटी सी चपटी हड्डी होती है जिसमें से जो रिब्स हैं वो दाएं और बाएं जोड़ी की शक्ल में इससे ज्वाइन कर रही होती हैं। और सबसे एंड में जो एक रिब होती है वो कुछ इस तरह से होती है और उसके साथ फिर डायरेक्ट उस रिब के साथ अगली 2-3 रिब्स जो हैं वो ज्वाइन की होती हैं जिनको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती। ये खैर जो केस है ये इंसानों में केस है। अब आपको आगे की बात बता दी जाए कि आर्टिकुलेशन ऑफ थोरैसिक वर्टिब्री प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी नीडेड इन टर्निंग, क्लाइंबिंग, लेइंग ऑन वन साइड टू सकल यंग। तो क्योंकि हम इंसान और हमारे साथ दूसरे जो जानदार हैं वो सब के सब बेंड करते हैं, भागते हैं, बैठते हैं, इसके अलावा एक साइड पर लेट जाते हैं, करवट बदल लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसलिए पॉसिबल हो पाती है क्योंकि जो वर्टिब्री मौजूद हैं हमारे जिस्म में उनकी आर्टिकुलेशन, उनकी फिक्सिंग इतनी अच्छी है कि हम अपनी बॉडी को अच्छे तरीके से बेंड कर सकते हैं। जब हम झुकते हैं तो हम सीधा खड़े हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें अपेंडिकुलर स्केलेटन की तो अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है वो मैमल्स का थोड़ा सा बॉडी के निचले हिस्से की तरफ जो है वो पाया जाता है और जॉइंट्स इसमें जो है वो जा बजा मौजूद होते हैं जिसकी वजह से एक जानदार अपने लिम्स को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। So the bones of pelvic girdle are fused in the adults and a condition that is advantageous for locomotion but presents प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ ऑफस्प्रिंग। जी बिल्कुल सही बात है कि जो पेल्विक गर्डल है ये कुछ इस तरह की चौड़ी सी नज़र आने वाली बोन है जिसमें इस्कियम, प्यूबिस जो है इस तरह की बोन्स शामिल होती हैं। एसिटाबुलम, इसमें एक डिप्रेशन होता है जिसके अंदर आपका जो फीमर हड्डी है जो कि टांग की सबसे बड़ी ऊपर वाली थाई रीजन की हड्डी है वो इसके साथ फिक्स कर रही होती है। लेकिन क्योंकि फ़ीमेल की बॉडी में बच्चादानी ठीक इसके दरमियान की तरफ जो है वो पाई जाती है तो जब
बर्थ का फिनोमेनन होता है, तो उस वजह से यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है पेल्विस रीजन में, जिसमें हल जो है वो कैसे होता है कि पेल्विक रीजन जो है ये हमारा पूरा पेल्विक गर्डल है, हिप बोन है, तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक तरफ तो ये पेल्विस है, एक तरफ तो ये पेल्विस जो है हिस्सा है, दायां और बायां, तो दोनों के दरमियान में यूट्रस जो है वो मौजूद होती है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बोन स्ट्रक्चर है जो कि प्यूबिस सिम्फाइसिस कहलाता है। ये थोड़ा सा लूज हो जाता है, जिसकी वजह से अ फीमेल कैन ईजिली कॉन्ट्रैक्ट द यूट्रस। उसकी जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं यूट्रस में बर्थ के दौरान जो हो रही होती हैं उसको फील कर सकती है, पुश कर सकती है, जिसकी वजह से बच्चे की बर्थ होती है और बच्चा जो है वो बर्थ कैनाल के थ्रू इस दुनिया में वजूद में आ जाता है। अब बात कर लेते हैं मसल्स की। आपको पता है कि हमारे जिस्म में जा बजा जो मसल्स हैं वो मौजूद हैं, बहुत सारे इनके नाम हैं, बहुत सारी इनकी टाइप्स हैं। और जो मसल्स हैं बेसिक तो वैसे आपको पता है कि स्मूथ स्केलेटल वगैरह होते हैं। इस वक्त हम बात करें स्केलेटल मसल्स की, जो कि अपेंडेजेस के साथ अटैच्ड होते हैं, तो ये हमारे जिस्म को शेप देते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं। इनको सपोर्ट मिलती है अपेंडेजेस से और गर्डल से। गर्डल आपको पता है कि पेल्विक गर्डल एंड पेक्टोरल गर्डल है। पेक्टोरल गर्डल आपके जो शोल्डर है उसकी बड़ी हड्डियां हैं, इसको इसीलिए गर्डल कहते हैं क्योंकि दाएं और बाएं दोनों तरफ ये पाए जाते हैं और पूरे सीने को कवर करते हैं। और पेल्विक गर्डल जो है ये आपके हिप बोन कहलाता है। अगर हिप बोन नहीं होगी तो ऊपर के जिस्म का जो सारा सहारा इस पर है वो नहीं हो सकता, सपोर्ट नहीं मिल सकती। और फिर पेल्विक गर्डल इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि हमारी जो टांगों की हड्डियां हैं वो इसके साथ एसोसिएटेड हैं। तो आर्टियोडेक्टाइला ये एक छोटा सा ऑर्डर है जिसमें डियर वगैरह आते हैं। इनमें भी थोड़े मसल्स पाए जाते हैं लेग्स के साथ। इनकी टांगें बड़ी पतली होती हैं, स्लो लेग मूवमेंट्स के लिए भी कारआमद साबित होती हैं। लेकिन ये जो हिरन है ये अपने भागने के लिए भी बहुत मशहूर है, तो इनके मसल्स बड़े एक्टिवली काम कर सकते हैं। और ये जानदार जो है वो बड़े अच्छे तरीके से तेज़ रफ्तारी से, बर्क रफ्तारी से जो है वो मूव कर सकते हैं। लॉयन वगैरह, चीता, टाइगर के बारे में भी आपने सुना है कि बहुत बर्क रफ्तार ऑर्गेनिजम्स में से एक है। तो इनकी ये बर्क रफ्तारी, इनकी बेहतर आर्टिकुलेशन, इनका बेहतर जो सिस्टम है स्केलेटल सिस्टम, उसकी वजह से है। और इनमें मसल्स की वजह से है, जो कि थाई मसल्स जो हैं वो टांगों में पाए जाते हैं, फीमर की हड्डी के साथ एसोसिएटेड होते हैं। और नीचे भी टांग का जो हिस्सा है जहाँ टिबियो फिब्यूला पाए जाते हैं वहाँ पर भी मसल्स एसोसिएटेड होते हैं जो कि मूवमेंट्स करने में हेल्प करते हैं। अब बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मैमल्स का उसी तरह लंबी जो एलिमेंट्री कैनाल है उस पर मुश्तमिल है। हलक से ये शुरू होती है, स्टमक को लीड करती है, उसके बाद इंटेस्टाइन जो स्मॉल और लार्ज पार्ट्स हैं, रेक्टम है, एनस हैं। आप सारे मैमल्स में यही सारे जो हैं पार्ट्स उनको आप देखेंगे। फीडिंग हैबिट्स ऑफ मैमल्स आर डिफिकल्ट टू जनरलाइज। फीडिंग हैबिट्स रिफ्लेक्ट द इकोलॉजिकल स्पेशलाइजेशंस दैट हैव एवॉल्व्ड। क्योंकि मैमल्स अपने खाने पीने के लिहाज से तीनों तरह के हैं। हर्बीवोरस भी हैं जिसमें काओ बफलो वगैरह आ जाती है जो कि सिर्फ वेजिटेटिव पोर्शन जो है वो खाना पसंद करते हैं। फिर कार्निवोरस भी हैं जिसमें आप देखते हैं कि कैट और डॉग से हम शुरू करें और बाद टाइगर, लाइन, बियर वगैरह सब पर जाती है। फिर तीसरे जो कैटेगरी आ जाती है वो ओमनीवोर्स की आ जाती है, जो कि हर तरह की खुराक खाते हैं, यानी वो वेजिटेटिव पोर्शन भी खाते हैं, पौधों से हासिल शुदा खुराक भी खा लेते हैं और मीट वगैरह भी खा लेते हैं। अब जो बियर जो है ये एक्चुअली ओमनीवोर है, यानी कि ये गोश्त वाली चीज़ें तो बेसिक खाता ही है, लेकिन उसके साथ प्लांट, वेजिटेटिव पोर्शन और दूसरी चीज़ें जो इसको मिलती हैं वो भी मटीरियल ये खा लेता है। उसी तरह के दांत होते हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे कि टाइगर, लाइन वगैरह में पॉइंटेड केनाइंस बड़े शार्प होते हैं, जिसकी वजह से ये चीड़ फाड़ अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जबकि हर्बीवोर्स में फ्लैट और कस्प्स के साथ जो दांतों पर उभार होते हैं, ऐसे आप देख सकते हो, तो ये कस्प कहलाते हैं। तो इस तरह के दांत होते हैं। और इसी तरह स्टमक भी सबका अपनी जो जिस तरह की खुराक की टाइप है वो खाते हैं उसके मुताबिक अल्लाह ताला ने बना दिया है। मिसाल के तौर पर जो हर्बीवोर्स हैं आप देखते हो कि वो जुगाली करते हैं, उनका जो मुंह में स्लाइवा है वो बहुत बनता है, वो बार बार खुराक को चबाते हैं। एसेसरी चैम्बर्स होते हैं स्टमक में, सीकम वगैरह, जहाँ पर रूमन, जहाँ पर वो जनाब अपनी खुराक को थोड़ी देर के लिए स्टोर करते हैं, उसके बाद जुगाली करते करते दोबारा ग्राइंड करते हैं फूड को, उन्हें रूमिनेंट्स कहते हैं।
इसके अलावा जो कार्निवोरस ऑर्गेनिजम्स हैं उनका स्टमक इतना बड़ा है कि वो बड़े जो गोश्त के टुकड़े हैं जिनको वो खाना पसंद करते हैं उसको सेव कर सकता है, क्योंकि गोश्त वाले पोर्शन में प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है तो उनके एंजाइम्स भी उसी तरह से हैं मौजूद। और इसके अलावा जो बहुत सारे हमारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं मैमल्स में भी जो कि जैसे इंसेक्टिवोर्स भी हैं, उस ऑर्डर का नाम इंसेक्टिवोर रखा गया, जैसे कि ऑटर है, श्रीयू है। इसके अलावा अगर हम बात करें ईडेंटेटा की, स्वाइनी एंट ईटर्स की, कैरोप्टेरा की, बैट्स की, तो इनमें भी आप देखेंगे कि कमोबेश इसी तरह का फूड जो है वो खाया जाता है। हर्बीवोर्स में अगर आप देखें तो आर्टीरियोडेक्टाइला है, डियर वगैरह की मिसाल हमने अभी देखी, और पेरिसोडेक्टाइला है जैसे जैब्रा उसमें आ जाता है। अब ये जो हर्बीवोरस ऑर्गेनिजम्स हैं ये भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ब्राउजर्स और एक होते हैं ग्रेजर्स। ग्रेजर्स वो होते हैं जो लीफ पोर्शन और पत्ते वाला हिस्सा जो है पौधों का खाना पसंद करते हैं। ब्राउजर्स वो होते हैं जो कि पौधे की शाख, फल, फूल सब ईट अप कर सकते हैं। तो हर जानदार के जिसम में स्पेशलाइजेशन होती है अकॉर्डिंग टू उसका टाइप ऑफ फूड। आप मिसाल के तौर पर क्योंकि हर्बीवोर जो है ये पौधे को खाते हैं तो ये सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। सेलुलोज आपको पता है कि पौधे की सेल वॉल में वाफर मिकदार में होती है, तो इनका सीकम जो है वो ऐसा एनलार्ज चैम्बर होता है इनका स्टमक के साथ एसोसिएटेड, जहाँ पर फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। ऑक्सीजन की एब्सेंस में माइक्रोब्स जो हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम बनाते हैं और उस एंजाइम को कहते हैं सेलुलेज। तो ये सेलुलेज हजम करता है सेलुलोज को, ये बार बार जुगाली करके स्लाइवा को उसके साथ अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं, उसको अच्छे तरीके से चबाते हैं ताकि जो मैदा है उस पर कम बोझ पड़े। तो इस तरह से हर्बीवोर्स जो हैं ये सारी अपनी डाइजेशन करते हैं। और रूमन नाम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैम्बर होता है इनकी बॉडी में जिसकी वजह से इनको रूमिनेंट्स भी कहा जाता है। इनका जो असल में स्टमक है वो आगे से 4 चैम्बर्स पर मुश्तमिल होता है। पहले 3 चैम्बर्स में खुराक को स्टोर किया जाता है और जो फर्मेंटेशन चैम्बर है वहाँ पर माइक्रोब्स ऑक्सीजन की एब्सेंस में फर्मेंटेशन का प्रोसेस करते हैं, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम बनाते हैं जिसका नाम सेलुलेज होता है। इसके नतीजे में गैसेस भी बनती हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता जिस्म से निकलती जाती हैं, और जो प्लांट मैटर जिसको ये हजम कर रहे होते हैं वो कड कहलाता है। इस कड को ये दोबारा थोड़ा थोड़ा करके मुंह में लेकर आते हैं और रीच यू दोबारा चबाते हैं। रीच यू दोबारा चबाना, कड वो मटीरियल जो एक दफ़ा इन्होंने दांतों से पीस पीस के स्टमक में भेजा है, और रीग्रूजिटेटेड का मतलब है कि उसको वापस मुंह में खींच खींच के लाते हैं और उसको जुगाली करते हैं, यानी कि मुंह चलाते रहते हैं और मजीद उसकी ग्राइंडिंग करते रहते हैं। तो इसके नतीजे में नाइट्रोजनस कंपाउंड्स भी प्रोड्यूस होते हैं। जाहिरी बात है इन नाइट्रोजनस कंपाउंड्स के बनने के नतीजे में अमोनिया भी बनेगी जिसको फिर एक्सक्रीशन के थ्रू निकाला जाएगा, और जो अमाइनो एसिड्स वगैरह बनेंगे उनको नई प्रोटीन्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।